इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे आपके पास टेबल पर, और इस पर कुछ बोंगो और तबला बजाते थे और इंस्ट्रूमेंट्स के पैसे नहीं थे, एक हारमोनियम था सिर्फ? पापा ने एक हारमोनियम लिया था जब मैं पैदा हुआ था। हाँ। वो अभी भी है, मेरी गाड़ी में पड़ा होता है, मैं इसको उस पर रियाज करता हूँ। हाँ। उसी से मैंने कीबोर्ड सीखा समझिए। और परकशंस का मुझे शौक बहुत था। हम शोज़ में जाते थे तो जो पापा के दोस्त वोस्त थे वो लोग, कोई कॉन्गो बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, और मैं सब देखता था ऐसे बैठ के, जैसे भूखा बच्चा होता ना कोई, कि मुझे करना है, मुझे बजाना है। अब कॉन्गो तो घर पे था नहीं, तो कभी कभी शो से पहले पहुंच गए तो बजा रहे हैं। तो फिर मैंने ढूंढ लिया कि मेरा कॉन्गो कहाँ है। मुझे मेरे कॉन्गो मिल गए यहाँ पे। वो उस समय क्या बनना चाहते थे when all this was going on? मुझे पहले साइंटिस्ट बनने का शौक था, until I reached a stage where I started hating chemistry. Okay. वो फॉर्मूलाज रट्टा मारना वो मुझे बोर लगा। मुझे बायोलॉजी पसंद थी और फिजिक्स पसंद थी। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, सिंगर बन रहा हूँ मैं, आवाज़ खुल रही है। और इसका एक और ताल्लुक है, जब हम बच्चे होते हैं तो आवाज़ होती है मम्मी मम्मी ऐसे कर, मम्मी यहाँ जा रहे हो। Then as men grow up, मम्मी 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 ऐसे करो, मम्मी मैं ऐसे करो, मम्मी मम्मी मम्मी। म्यूजिकल उसमें क्या होता है, ऑक्टेव हाई में पतली आवाज होती है, मतलब में म्यूजिक की आवाज होती है, इसमें बेस आवाज होती है, हारमोनियम में सपोज। तो फ्रॉम हियर when you're here you don't know what to do, so you have to wait till your voice reaches here, then you can sing the song. ऐसा होता है। तो जब यहाँ से यहाँ थी तो मैं फंस गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे, तो मैं जो रफ़ी साहब गाना पहले गा सकता था वो अब नहीं गा पा रहा। अब जैसे गा रहे हैं चाहूंगा मैं तुझे, तो ये मैं पहले गा पा रहा था। फिर when the voice came in the center octave तो चाहूंगा मैं ऐसे शुरू हो गया। उस समय लगा कि मुझे यार ये तो नहीं हो पा रहा मुझसे गाना बना, अभी छोड़ना पड़ेगा गाना। शौक में गा लेंगे तो पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। अचानक एक दिन लगा कि आवाज़ खुल गई एंड सारे कॉम्पिटिशन्स दिल्ली में एक के बाद एक जीतना शुरू किया मैंने, तो हौसला बंधा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। Who was your role model? कि यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। सबसे बड़े जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, और उनको मैंने लिटरली एक जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु की तरह मानता है ना, मैंने माना, वो है मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब एक सिंपल से आदमी थे जो गाना जानते थे बस। उनकी इंटरव्यू सुनेंगे आप तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। करेक्ट। इतना सिंपल आदमी, सूफी आदमी। तो बिसाइड्स हिज सिंगिंग एंड हिज प्राउस ऑफ बीइंग द मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर एवर, जो कव्वाली गा रहे हैं, नीचे स्केल गाने गा रहे हैं, ऊंचे गाने गा रहे हैं, सेमी क्लासिकल गा रहे हैं, तो आई वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन्स वर्सेटिलिटी। तो वो मुझे पसंद थे। साक्षात एक सरस्वती का अवतार जो पूरी इंडस्ट्री मानती है, वो भी अपने डिमीनर की वजह से और गायकी, वो लता मंगेशकर जी। I feel these two are my musical father and mother. Do you think आजकल जिस तरह से आपने नाम लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के, ये पर्सनालिटी कल्ट ऑफ सिंगर्स कम हो गया है, खत्म हो गया है ऑलमोस्ट? What has changed? मेरा ये मानना है कि कला तो है किसी भी फील्ड में। What makes a person long lasting is the personality behind it. उसकी सोच, कला उसको एक जगह पे पहुंचाती है। उसकी ग्राउंडिंग जो होती है वो उसका कैरेक्टर बनाता है। आप में कितनी हिम्मत है। मेरा मानना ये है कि यू हैव टू बी वेरी मैलिएबल। जहाँ जैसे लोग हैं वहाँ वैसे बन जाओ। यू ऑल्सो शुड प्रोवाइड एन एटमोसफेयर पीपल वुड वांट टू वर्क विद यू। और ये माहौल आर्टिफिशियल सुपरफिशियल तरीके से नहीं बन सकता। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आप लंबा चलेंगे। तो लॉन्ग लास्टिंग वो होते हैं मेरे ख्याल से लोग जो अपने पीक में इंप्रेशन इतना अच्छा बनाते हैं कि लोग, पीपल वांट टू बी विद देम, पीपल वांट टू वर्क विद देम। जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो लंबा चले हैं, इंक्लूडिंग यू। आई थिंक पीपल वुड नॉट बी वांटिंग टू वर्क विद यू इफ यू आर एन ऑब्नॉक्शियस ह्यूमन बीइंग। एक्टिंग भी की आपने एज अ स्मॉल किड? जी, एज अ चाइल्ड। मास्टर सोनू बेताब में किया था। बेताब में कामचोर, उस्तादी उस्ताद से। हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? हम 80 में बॉम्बे आ गए थे। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में तब आया था। तो अब बॉम्बे में पापा अपने लिए कुछ कोशिश कर रहे थे और पापा के बस में नहीं था अपने लिए कुछ करना, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए हाथ जोड़ सकते हैं, अपने लिए नहीं ऐसे रहेंगे, वो नहीं कर पाएंगे वो। बट मेरे पापा ने मेरे लिए किया है, मेरा बेटा इसको सुन लीजिए, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, जो वेरी अनलाइक माई फादर। तो उन्होंने वो सब किया मेरे लिए। तो उस समय हम जब बॉम्बे में थे तो मैं थोड़ा गाता, उस समय तो मैं दिल्ली मेलोडी गा रहा था, तो लोग जानते थे कि एक तेज़ सा बच्चा है।
जो एक्टिंग करे तो अच्छा हो जाएगा शायद, तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत फिल्में की, एक्टिंग की। अन्नू मलिक ने आपको कहाँ पर देखा था, किसी फंक्शन में? एक बहुत फेमस होता है कंपटीशन, ऑल इंडिया संगम कला ग्रुप कंपटीशन, बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे होता है। उसमें मैंने सब जूनियर्स में गज़ल्स में पार्टिसिपेट किया था। आई वाज 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट पॉइंट। तब मैंने गज़ल गाई थी एक, तो अनु जी अपने बड़े बड़े बाल लेके वहाँ पे लंबे से ऐसे गोरे चट्टे बैठे हुए थे, गुलाम अली साहब थे वहाँ पे, तो इन लोगों ने मुझे मिलके फर्स्ट प्राइज़ दिया था। कौन सी गजल गाई थी आपने, याद मैंने है? गाई थी, हाँ बिल्कुल याद है, रफ़ी साहब की गज़ल एक। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। म्यूजिक और गायकी में इतनी शिद्दत है कि सीधा आपकी सोल पे चली जाती है। तो अभी आपने 2 लाइनें भी गाई थी, वेंट स्ट्रेट टू माय सोल। Thank you. आपके पापा लॉटरी बहुत खरीदते थे और फिर किसी साधु के पास गए थे और उनसे कहा था यार मेरी लॉटरी कुछ ऐसा कुछ चक्कर चलाओ कि मेरी लॉटरी चल जाए, और आप उनके साथ गए थे। उन्होंने बोला कि अरे आप लॉटरी वोटरी क्या ले रहे हो, ये आपकी लॉटरी है, इसको थोड़ा बड़ा होने दो, फिर ये लॉटरी हो जाएगी। हम शो के इतने आगे बढ़ चुके हैं, पिछले इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट आपकी बात हमारी सिर्फ आपके पिताजी की हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू योर फादर एब्सोल्युटली, देन टू योर सिंगिंग। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ हमेशा। बॉम्बे में आने के बाद व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल डिड यू गो थ्रू? स्ट्रगल चाहे बहुत लंबी ना हो, 11 साल लंबी ना हो, लेकिन इंटेंस थी। इट ऑल डिपेंड्स आप खुद कितने सेंसिटिव है ना। कुछ लोगों को थप्पड़ मार दिया तो खा लेते बेचारे, कुछ लोगों को ओए उतने में ही हर्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसा था कि यहाँ पे कोई भी चौकीदार आपको डांट रहा है, क्या इधर क्या इधर है, क्या करते क्या इधर है, भागा इधर रोज आ रहा है, ये चल रहा है अपना, और हम लोग बोले यार आपसे तो इज्जत से बात करें तो क्या करेगा, इधर भाग देगा, ये टोन था सबके बात करने का। तो हम लोग ये सब क्या हो रहा है। एक और कारण था शायद कि मैं दिखने में सिंगर नहीं लगता था उनको, क्योंकि मैं छोटा बहुत था। मैं दिखने में एक्टर नहीं लगता था मेरे साथ ये परेशानी थी। मुझे लोग बोलते थे अरे यार बाल तेरे हैं नहीं, पतला सा है, तू यहाँ एक्टर बनने आया है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी था। लगा कॉलेज से लड़का आया है, स्ट्रगल कर रहा है, उसको भगा दो उसको। अनटिल समवन हर्ड माई वॉइस। डेमो सुन के वो बोलते कि ये शक्ल और ये आवाज़ तो मैच नहीं कर रही यार आपस में, ये कहाँ से, ये इसके लंबे लंबे बाल, इतना सा मुंह, टिश्यू पेपर मुझे बोलती थी कुछ लड़कियां जहाँ बिल्डिंग में रहता रहे, बस सो थिन। आज के लड़के लड़कियां जो आते हैं वो बड़े फुल एटीट्यूड में आते हैं, फुल मतलब कि हाय सर कैन आई डू दिस, सर ये वो ऐसे, क्योंकि साधन बहुत हैं। Correct. काम नहीं मिलेगा तो इवेंट्स कर लेंगे, एक शो करेंगे 25,000 रुपये मिल जाए कम से कम। करेक्ट। हमको काम ही नहीं था उस समय, क्या करेंगे। फिर पापा ने एक और बड़ी समझदारी की बात की थी। वाह, मेरे पापा की बातें हो जा रही हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि तू दिल्ली में इतने शोज कर चुका है, तू बॉम्बे में शो नहीं करेगा। मैंने बोला पापा तो आमदनी कैसे आएगी? नहीं, हम दिल्ली जाके शो करेंगे, तू बॉम्बे में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब इसका रीज़न सुनिए ज़रा। तू दिखने में अच्छा है, तू जवान है, तू यहाँ पे स्टेज शो करेगा, किसी डांसर से तेरा अफेयर हो जाएगा, किसी सिंगर से तेरा अफेयर हो जाएगा, तेरे दोस्त यार बन जाएंगे, कोई तेरे को पीना सिखा देगा, कोई तेरे को पार्टी करना सिखा देगा, तेरा ध्यान जाएगा यहाँ से। तू सिर्फ यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, बस स्टॉप में खड़ा होगा, स्कूटर में जाएगा, अनु मलिक के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाएगा, टी सीरीज के ऑफिस के बाहर जाएगा, तू ये करेगा, शो हम दिल्ली में करेंगे। फैंटास्टिक। सो ही एक्चुअली प्रोटेक्टेड मी। और आप घर पे काम करते थे, अपना खुद ही बर्तन धोते थे, पोछा कर गटका मारते थे, और लोग कहते थे गुड लुकिंग सर्वेंट है किसी का। हम लोग जब यहीं मुंबई में मेफेयर अपार्टमेंट से वहाँ रहते थे, तो मैं झाड़ू मार रहा हूँ, पोछा मार रहा हूँ, खाने की रेसिपी मम्मी से पूछता था, तो मैं खाना बनाता था, तो बर्तन खुद मांजता था। तो नीचे लड़कियाँ घूमती थी ऐसे, तो बाहर एक दोस्त था जिसकी दुकान थी, अजय नाम का, तो मुझे कहते सोनू एक बार ये लड़की आई थी तो पूछ रही थी जैसे यार ये उस घर में वो गुड लुकिंग सर्वेंट कौन है जो बर्तन मांजता रहता है रात को। आपको काफी वो डमी सिंगर क्या कहते हैं हाँ उनको? जी, वो ये था कि जब मेन सिंगर नहीं मिलता, हाँ, तो किसी फॉर द सेक ऑफ शूटिंग करेक्ट, किसी और सिंगर से क्या, जो अभी भी ऐसा होता है। तो एक गाना था, कंपोजर थे अमर हल्दीपुर जी और उत्पल जी जो अब नहीं रहे, उत्पल विश्वास, मुझे मिलाया था उषा खन्ना जी ने। उषा खन्ना जी का मेरे पे बहुत बड़ा उपकार है। मगर 1942 लव स्टोरी, हाँ वो भी उसके पहले का, उसमें आपको गाने का मौका एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो क्या हुआ था 1991 में हम लोग जब आए थे यहाँ पे, तो 92 तक कुछ नहीं हो पा रहा था हमारा।
तो 92 की बिगिनिंग में हम लोग गए दिल्ली में शोज़ करने के लिए कि कुछ पैसा तो कमाएं, यहाँ तो ख़त्म हो गया था सारा पैसा। तो 2-2.5 महीने बाद वापस आए और मधुर ध्वनि एक स्टूडियो था, उसके संपत जी थे, उन्होंने मुझे बोला, अरे सोनू तेरी किस्मत ख़राब है यार, तेरे को पंचम दा ढूंढ रहे थे यार। मैंने बोला क्या? हाँ उनकी फिल्म आ रही है कोई यार, तू जा, तू अभी जा, वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है फिल्म, बॉम्बे फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम वहाँ गए, वहाँ ये जावेद साहब बैठे हुए हैं, विद्यु विनोद चोपड़ा बैठे हुए हैं, पंचम दा बैठे हुए हैं। तो पंचम दा मुझसे पहले मिल चुके थे, उनको मैं बहुत पसंद था। तो उन्होंने बोला, अरे अरे झाड़ू झाड़ू, ये लड़का बहुत कमाल का है, बहुत कमाल लड़का है, बहुत कमाल लड़का है। तो मैं खड़ा होकर बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे कुमार शानू जी का वेट हो रहा था। एक दिन पहले वो आए थे, विद्यु जी ने उनको भगा दिया था किसी वजह से, तो हमें उम्मीद थी कि वो नहीं आएंगे, तो मैं गा दूंगा, ऐसे कुछ हो गया। फिर अचानक शोर मचा, शानू हो गए। देखा तो आया, बोला दादा, बोलो दादा, क्या अभी चलो करें दादा, रिकॉर्डिंग करें। अरे मैंने बोला अपना चांस गया। तकलीफ हुई थी उस दिन जिस दिन शानू साहब पहुंच गए थे? नहीं, मुझे तकलीफ उसके बाद में हुई थी। वो जो गाना मैं आपको कह रहा था, आग लगे सावन को, तो उसके बाद मैंने एक और गाना डमी गाया था, और फिर काम ही नहीं बन रहा था हमारा, काम ही नहीं है, वेट किया जा रहा है, एक दिन, हफ्ता, महीना बीत गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इट वाज वेरी स्लो, लाइफ वाज टू स्लो एट दैट पॉइंट। तो बड़ी उम्मीद से एक बार मैं सुदीप स्टूडियो में गया टी सीरीज़ के, और मैंने वहाँ से पूछा उनसे कि मेरा गाना जो 2 शूटिंग हुए थे, तो भाई मिश्रा जी रिकॉर्डिस्ट थे जो मर गए बेचारे, वो कहते हैं बेटा वो गाना अभी डब हो गया, और था तो मैं बच्चा ही उस समय। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मुझे आज तक वो दिन याद है, 2nd फ्लोर से मैं उतर रहा था, सुदीप स्टूडियो के टी सीरीज़ का स्टूडियो था खार में, 1st फ्लोर के स्टूडियो के बीच में रुका और मैं फूट के रोया, जैसे नाक निकलने में रोना होता है ना, वैसे ऐसे बोल रोया। मैं बोल रहा हूँ भगवान, इतना अच्छा गाने के बाद में भी अगर मेरा गाना नहीं रह सकता तो शायद मुझे कुछ मिलेगा नहीं अभी, ये लगता है मेरा टाइम नहीं आया अभी। मैंने उषा खन्ना जी को फ़ोन किया, मैंने उषा जी मैं आ जाऊँ? तो उषा कहती हाँ बेटे आजा बेटा। तो मैं गया उनके पास में, मुझे खूब प्यार किया, चिंता नहीं बेटा, तेरा टाइम आएगा, तू बहुत अच्छा गाता है, टाइम आएगा तेरा। सो इसीलिए मेरे लिए दिल में इनकी बहुत इज्जत है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे उस समय सर पे हाथ रखा जब मुझे अकल ही नहीं थी दुनिया की। दे जस्ट एक्चुअली पुश्ड मी कि आगे बढ़। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जी। Which was that one song which changed your life? Fortunately, my life kept changing in different stages. I'll tell you how. My first exposure to subtle fame was अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। वो जो बेवफा सनम एल्बम आई थी, उसमें वो जो गाना था वो हिट हो गया था, जिससे मेरे को थोड़े से शोज में पैसे बढ़ गए थे मेरे। पर फिल्मी गाने नहीं मुझे मिलते थे उस समय भी, तो मेरे करियर स्टार्ट नहीं होता। आई स्टार्टेड डूइंग वर्जन्स, भजन, राजस्थानी गाने, मराठी गाने, उड़िया गाने, ये गाने वो गाने खूब सारे किए, नेट प्रैक्टिस हो गई बहुत सारी मुझे। फिर समा बदला, एक म्यूजिकल चैनल शो आया था, उसने मेरी ज़िंदगी पूरी बदली। उस शो के माध्यम से मैं लोगों के घर पे पहुंचा, घर तक पहुंचा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। उसके बाद कुछ गाने आए जिन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम फिल्म म्यूजिक में डाला। पहला था संदेश से आते हैं बॉर्डर का, जिसने मुझे लोगों को सिंसियर सिंगर बोला कि हाँ भाई सिंसियरली गाता है। इमीडिएटली 3 महीने के बाद में परदेश का ये दिल ठक दीवाना, ये संदेश से आते हैं और ये परदेश, ये की सिंगर गा रहा है। यहाँ से विश्वास बढ़ा कि यार तो इसका कुछ है, इसका कुछ एक मीटर यहाँ से वहाँ तक चलता है इसका। देन एक के बाद एक गाने आए, फिर सूरज हो मध्यम, फिर कल हो ना हो, उसने कैटअपल्ट किया, और फिर अभी मुझ में कहीं जो अभी आया। आई थिंक दीज आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ माई लाइफ।